अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम है रिव्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं ना, हम उन्हीं की ही बात करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है ये जो इक्वेशन है आपके पास, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। इनको अप्लाई करने की कंडीशन क्या है, यानी कि ये इक्वेशन कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं और कहाँ अप्लाई नहीं होती। ये इक्वेशन अप्लाई होती हैं यूज़ फॉर लीनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक ऐसा बॉडी जो लीनियरली मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होंगी। ये है पहली बात। दूसरी है ऐसा बॉडी जिसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। पहले क्या बताया? मोशन कैसी हो? लीनियर। डायरेक्शन कैसी हो? स्ट्रेट लाइन। और एक्सेलरेशन क्या हो? यूनिफॉर्म। यहाँ तक बात समझ आइए। अब कहता है फर्ज किया एक बॉडी है, उसका जो है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ सीधी लाइन में। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? वी आई होगी, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वी एफ होगी। आफ्टर टाइम टी के बाद वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस सेंस में इक्वेशन बनती है, पहली है वी एफ इक्वल वी आई। यहाँ तो मैंने ये उसके लिए ग्रेविटेशनल के लिखी है ना, इसी तरह की है, आप लिखेंगे वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी, ठीक है। आपकी बुक में भी मेंशन है, यहाँ से देख लें। वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। दूसरी है, ये आपकी जानी पहचानी इक्वेशन है, एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। और तीसरी है वी स्केयर एफ इक्वल वी स्केयर आई प्लस 2 AS। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, वी स्केयर एफ माइनस वी स्केयर आई इक्वल टू 2 AS, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन कहाँ से है? ये वाली, ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, एस इक्वल वी मल्टीप्लाई टी, डिस्टेंस वाला फार्मूला। तो एस इक्वल वी एवरेज मल्टीप्लाई टी। वी एवरेज की आपने वैल्यू पुट की, ये है वी एवरेज को हम औसत यानी कि टोटल वेलोसिटी कहते हैं। तो इसमें आप लिखोगे वी फाइनल प्लस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई 2, और साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा? टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ये बात हो गई। उसके बाद अगला जो है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा हो तो हम उसमें क्या कहेंगे? तो आप ये कहोगे जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती। तो हम क्या करेंगे? ए को रिप्लेस करेंगे जी से, तो इक्वेशन बन गई वी एफ इक्वल वी आई प्लस जी टी। ये इक्वेशन बन गई एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। ये इक्वेशन बन जाएगी वही वी स्केयर एफ माइनस वी स्केयर आई इक्वल टू जी एस। या इसको यूँ भी लिख सकते हैं, वी स्केयर एफ इक्वल वी स्केयर आई प्लस 2GS। चॉइस इज यूअर्स। ये था जब बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर बॉडी अपवर्ड मूव करे ग्राउंड से अपवर्ड, तो हम देखेंगे कि उसके लिए इसका क्या बिहेवियर होगा। तो इक्वेशन तो वही थी वी एफ वी आई, बस यहाँ पर जी जो था ये पॉजिटिव था, यहाँ पर जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, यहाँ पर भी जो जी था वो किसका था? प्लस का था। यहाँ पर किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर था वी स्केयर एफ, आपने यहाँ पर वी स्केयर एफ लिखा, माइनस वी स्केयर आई सेम आ गया, बस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो अगर आप चाहें यहाँ पर एस की जगह आप एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि एस जो था वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, जो एच है वो क्या होगा? वो वर्टिकल डिस्टेंस होगा। आगे हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन्स के काफ़ी सारे लॉज हैं। इसमें जो था ना, इसके आइडियाज़ दिए थे न्यूटन और गलीलियो ने। गलीलियो क्या कहता था सॉरी, बू अलिसीना क्या कहता था? उसने कहा था नो बॉडी बिगिंस टू मूव और कम टू रेस्ट इटसेल्फ। बू अलिसीना ने कहा था कोई भी जिस्म खुद से ना तो हरकत कर सकता है और ना ही रेस्ट में आ सकता है। तो सवाल ये पैदा हो सकता है उस बॉडी को रेस्ट करने के लिए या मूव करने के लिए, यानी कि मोशन में लाने के लिए कौन सा ऐसा एजेंट है जिसकी वजह से वो मूव भी कर सकता है और रेस्ट में भी आ सकता है। तो जनाब वो आपने पढ़ा था फोर्स होता है। फोर्स क्या है? ऐसी एजेंसी है जो किसी बॉडी को मूव करवाती है और या फिर स्टॉप करवाती है। मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। नो बॉडी बिगिंस टू मूव और कम्स टू रेस्ट ऑफ इटसेल्फ, ये अबू अली सीना का कंसेप्ट था। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है? हम बिल तरतीब फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड आगे इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे।
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की आपने या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन की डेफिनेशन तो आपने पढ़ी हुई है, जिसका मैंने अभी बताया भी सही। अबू अली सीना का क्या कंसेप्ट था, कोई बॉडी खुद से तो ना तो मूव कर सकता है और ना ही रेस्ट में आ सकता है। तो यही न्यूटन के पहले लॉ की डेफिनेशन है। अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। उसने भी यही कहा, कोई जिसम अगर हरकत कर रहा है तो खुद से नहीं रुकेगा, अगर रुका हुआ है तो खुद से मूव नहीं करेगा। आपको क्या लगानी पड़ेगी, एक एजेंसी लगानी पड़ेगी, और उस एजेंसी का क्या नाम है, उस एजेंसी का नाम है फोर्स। और आप अच्छी तरह से जानते हैं न्यूटन के पहले लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया क्या था, वो भी प्रॉपर्टी थी बॉडी की जो अपोज करती थी किसी भी चेंज के खिलाफ। यानी कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा। फिर वही बात, इनर्शिया जो था वो डिपेंड्स करता था मास पर, यानी कि इनर्शिया जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मास के, ठीक है। अच्छा, अब आगे कहते हैं इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है जनाब, ये स्पेस है, ठीक है। स्पेस है या फिर सराउंडिंग है जिसमें रहते हुए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि बॉडी की मूव करने की मतलब कि नेचर क्या है, वो लीनियरली मूव कर रहा है या सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी क्या है, आया कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है, क्या है। तो आप यही करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इट इज स्पेस और सराउंडिंग, स्पेस या सराउंडिंग टू विच वी मेक ऑब्जर्वेशन, जिसमें रहते हुए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसकी एग्जाम्पल यही है मूविंग ट्रेन, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दो तरह के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन MCQs। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन टू, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में क्या फ़र्क है। तो आप कहोगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, द नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बताया, द नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, तीनों लॉज वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड होते हैं। इसकी वेरी गुड एग्जांपल ये है, अर्थ इज कंसीडर्ड टू बी एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोबारा सुने, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। न्यूटन के तीनों लॉज इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तहत काम करते हैं, इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते हुए वर्क करते हैं। नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना। उसके बाद कहते हैं इसकी गुड एग्जांपल क्या है, अर्थ जो है वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बिलोंग करती है, ठीक है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उसी का ऑपोजिट। वहाँ आपने कहा था नॉन एक्सेलरेटेड, यहाँ आप कहोगे एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल का मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फिर कहता है जो न्यूटन्स के लॉज हैं वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड नहीं है। बात समझ आइए। फिर हम शुरू में आ जाते हैं। कहते हैं जो न्यूटन का पहला कानून है वो आपको डेफिनेशन ऑफ फोर्स बताता है, वो आपको कंसेप्ट ऑफ फोर्स बताता है। क्यों, अभी बताया आपने, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा अनटिल उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। तो हमें क्या पता चला इसमें, फोर्स का। न्यूटन का पहला लॉ हमें किसका बताता है, फोर्स के बारे में बताता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है अब हमें पता होना चाहिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स बताता है। वो सिर्फ फोर्स का बताता है, ये बताता है अगर मास बॉडी का ज़्यादा होगा तो फोर्स पर क्या असर होगा, अगर बॉडी का मास कम होगा तो फोर्स पर क्या असर होगा, एक्सेलरेशन का क्या बिहेवियर होगा। तो यानी ये हमें फोर्स को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, व्हेन फोर्स इज अप्लाई ऑन अ बॉडी तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, अंडरस्टूड बात है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वही जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो फार्मूला आपको याद है ना, F=ma, ठीक है। उसके बाद यूनिट भी याद है आपको, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन भी याद है mL/T-2। न्यूटन फर्स्ट लॉ भी हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ भी हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड लॉ पढ़ते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, रिकैप कर लेते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हर अमल का एक रद्द अमल होता है, जो मिकदार में तो मसावी होता है लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है। आपने इसकी एग्जांपल भी पढ़ी हुई थी, रॉकेट एंड जेट इंजन, और उसके अलावा जो बैलून था जिसमें हम हवा भरते थे, तो जब हम बैलून को रिलीज़ करते थे बैलून आगे की तरफ और जो एयर थी वो पीछे की तरफ मूव करती थी। और उसके अलावा आपने पढ़ा था वो गन
एंड बुलेट वाली एग्जांपल, वो भी सारी इसी से बिलोंग करती है। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, तीनों लॉज पढ़े हैं आपने। इन तीनों लॉज में जो आपके लिए न्यू चीज़ है वो यही थी, पहले लॉ का जो था इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला पोर्शन, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन एक्सेलरेटेड, और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, एक्सेलरेटेड। नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब बताया था मैंने आपको कि एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना, एक्सेलरेशन का सिफर होना। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, सिफर होगा, तो अंडरस्टूड बात उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, मतलब कि जीरो होगी। ठीक है, ये सारी बातें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। अब हम जाते हैं मोमेंटम की तरफ कि मोमेंटम क्या है, डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। अच्छा, ये जो मोमेंटम है ये लीनियर मोमेंटम है। इस चैप्टर में हम लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर मोमेंटम, इन्हीं चीज़ों की बात करें। हम सर्कुलर की बात जो है, सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर वेलोसिटी, सर्कुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क इन टर्म ऑफ सर्कुलर मोशन, ये सारे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर मोमेंटम, जो आपने 9th पे पढ़ा था। तो आप कहोगे वही बात, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का हासिल जो है वो मोमेंटम कहलाता है। P = mv इसका फार्मूला था। अगली बात आपको पता है ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये सारी बातें MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका यूनिट जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। और डायमेंशन जो है हम लिख सकते हैं, किलोग्राम को लिखेंगे इन टर्म ऑफ मास, और मीटर इन टर्म ऑफ लेंथ, और सेकेंड इन टर्म ऑफ टाइम। तो इसका यूनिट क्या डायमेंशन बन जाएगी m किस लिए आया, किलोग्राम के लिए, और मीटर इन टर्म ऑफ लेंथ, और सेकेंड इन टर्म ऑफ टाइम mLT-1। ये इसकी क्या है, डायमेंशन। ये किस में आ सकती है, MCQs में। ठीक है, अगला टॉपिक भी आपने पढ़ा हुआ है, रिव्यू करते हैं। मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपस में रेलिवेंट है, रिलेटेड है, कैसे जनाब। मेरे ख्याल में ये फार्मूला जो है एक्सेलरेशन का बहुत बेसिक फार्मूला है, A = V फाइनल माइनस V इनिशियल डिवाइडेड बाई T अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F = m में। A की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे तो F = m, A क्या आया, VF - VI डिवाइडेड बाई T। T यहाँ पर क्या था, डिवाइड, यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीप्लाई, F × T = m × V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो m को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ से बन गया F × T = P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल को चेंज इन मोमेंटम भी कहेंगे। बात सुनिए ज़रा गौर से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं कहेंगे, P फाइनल माइनस P इनिशियल को हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम। फिर F को इधर ही रहने दिया, T इधर मल्टीप्लाई था, इस तरफ जाकर डिवाइड हो गया। अब ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म अब कहलाती है, ये वाली F = del P/T, ये वाली टर्म कहलाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये कहला रही थी del P, जस्ट चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या कहला रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या कहला रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आपने क्या प्रूव किया, आपने प्रूव किया जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई होती है तो वो इक्वल होती है, फोर्स इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। ठीक है, तो ये आपकी बुक में भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अच्छा, अगली बात है इम्पल्स। ये टॉपिक आपने, ये नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्पल्स क्या है, इम्पल्स का मतलब होता है तसलसल। क्या मतलब बताया मैंने, तसलसल। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, फिर फार्मूला डिस्कस करेंगे। अच्छा, इम्पल्स की डेफिनेशन क्या है, व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स एक्सर्ट होगी बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, तो उस हम फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम बोलेंगे इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, तसलसल। किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगाई, वो बॉडी मूव करता रहेगा जब तक उसको रोकने के लिए कोई अपोजिंग फोर्स आप नहीं लगाएंगे, वो मूव करता रहेगा। इसको हम इसलिए क्या कहते हैं, तसलसल। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। इसकी एग्जांपल अंडरस्टूड बात है, बैट हिट द क्रिकेट बॉल। इम्पल्स का फार्मूला, इम्पल्स को हम डिनोट करते हैं I = F × Δt से। तो अभी बताया ये फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है, यानी कि फोर्स लगी और कितने टाइम के लिए लगी, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। टाइम का क्या होता है, सेकंड। न्यूटन सेकंड इसका यूनिट है, या फिर इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब कहता है इम्पल्स जो है वो इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम के। कैसे आप इसको प्रूव करें, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, कैसे प्रूव करें। ये फार्मूला अभी ड्राइव किया है पीछे, F = del P/del T। F आ गया, del T यहाँ पर डिवाइड हो रहा है,
इधर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि इक्वेशन बन गई एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी इक्वल डेल्टा पी। तो आपने अभी पढ़ा एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी किसके बराबर है, ये देखें ज़रा, एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी किसके बराबर है, आई के बराबर, इम्पल्स के बराबर। तो आपने क्या लिखा, एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी की जगह आपने लिखा आई और इक्वल टू डेल्टा पी। तो इम्पल्स इक्वल चेंज इन मोमेंटम, फिर वही बात समझा रही हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं कहोगे, आप कहोगे इम्पल्स इक्वल चेंज इन मोमेंटम। ये MCQ आ सकता है, यहाँ पर आपने मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा, एक ना शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डज अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स। आपने इसको बड़ा गौर से समझ के इसका आंसर देना है, इंपॉर्टेंट भी है ये। डज मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स, यहाँ पर ना मूविंग ऑब्जेक्ट की दो तरह की नेचर है, आया कि वो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करे या वेरिएबल मोशन है उसकी। अगर उसकी मोशन यूनिफॉर्म मोशन है तो इम्पल्स का क्या बिहेव होगा, अगर उसकी मोशन वेरिएबल मोशन है तो इम्पल्स का क्या बिहेव होगा। तो देखिए ज़रा, अगर कोई बॉडी मूव तो कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन उसकी अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका इम्पल्स नहीं होगा, नो इम्पल्स। ठीक है, डज अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स, आप कैटेगराइज करोगे ऐसा ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है वहाँ इम्पल्स सिफर है, वहाँ इम्पल्स नहीं है जी। फिर कहोगे बट इन केस ऑफ वेरिएबल मोशन, अगर कोई बॉडी वेरिएबल मोशन के लिहाज से मूव कर रहा है तो वहाँ पर इम्पल्स होगा। ठीक है, तो यही होगा एफ मल्टीप्लाई टी इक्वल एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वेरिएबल मोशन के लिए ये इक्वेशन है, और जो लीनियर मोशन होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगी, यानी कि बॉडी जिसमें यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होगा तो वहाँ इम्पल्स नहीं होगा, वहाँ इम्पल्स क्या होगा, नहीं होगा। समझ आई है बात की। इस साइड पर जो ब्लॉक दिए होते हैं ना, आप इनको लाजमी करने की कोशिश किया करें। एग्जाम्पल 3.2 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी इम्पल्स के फार्मूले से होगी, इसको आपने लाजमी सॉल्व करना है। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अब इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं लेंथी वाले रिमेनिंग टॉपिक, वो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उनमें आपने यही करना होगा, मच मोर प्रैक्टिस करनी होगी, देन सॉल्व हो जाएगा। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।